हेलो एंड वेलकम। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग वो रहेगा करंट, इलेक्ट्रिसिटी ये चैप्टर एक कंपाइल्ड वे में पढ़ाया जाएगा सो दैट क्लास 10 के बोथ CBSE एंड ICSE वाले स्टूडेंट्स रिवीजन कर पाए। तो बेसिक अगर बताया जाए करंट का, तो करंट इज नथिंग बट फ्लोइंग चार्ज। और जैसा कि हमें पता होता है ये फ्लोइंग चार्ज होता हमेशा मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स होता है। अच्छा, अब हमें इस इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसे 1 इलेक्ट्रॉन माइनस लिखा जाता है, दैट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। ठीक। दूसरी बात करंट का फॉर्मूला जो होता है दैट इज I इज इक्वल्स टू Q by T. Q over here represents charge flowing in a given time T. This is it. तो इसका जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है व्हाट इज करंट, तो इसका डेफिनेशन जो है करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज को हम लोग, एक लॉजिक होता है चार्ज डिफाइन करने का, चार्ज इज इक्वल्स टू Q इंटू NE, बिकॉज चार्ज इज क्रिएटेड और चार्ज इन सिंपल टर्म्स फॉर करंट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का अगर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम है तो टोटल चार्ज कितना होगा वो टोटली डिपेंड करेगा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स देयर आर। बस एक इलेक्ट्रॉन का अगर चार्ज ये है तो अगर हम उसको n से मल्टीप्लाई कर दे, इफ़ देयर आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारा टोटल चार्ज का वैल्यू आ जाएगा। तो इधर से एक नया फॉर्मूला आता है I इज इक्वल्स टू NE/T, विच इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग बाय द टाइम टेकन। एक लॉजिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अब अगर यूनिट के ऊपर आए तो चार्ज का जो यूनिट है उसे तो हम कूलम कह रहे थे। कूलम बड़ा C से डिनोट होता है। दूसरी बात जहाँ तक रहा दैट इज करंट इज नथिंग बट Q/T, वेयर Q इज कूलम एंड टाइम इज सेकेंड्स। तो करंट का जो यूनिट आता है दैट इज कूलम पर सेकेंड, which is also called एम्पियर। बड़े A से डिनोट करते हैं इसको। करंट हो गया ये। दूसरी बात जहाँ तक रही, अब अगर हमें 1 एम्पियर को डिफाइन करने बोले, क्योंकि ये क्वेश्चंस ICSE में ज़्यादातर आते हैं, डिफाइन 1 एम्पियर। तो देखिए ज़रा, एम्पियर इज नथिंग बट करंट भैया। अब अगर करंट है तो दैट इज Q by T। तो चार्ज अगर ऊपर है, अगर हमें टोटल वैल्यू 1 चाहिए तो हम 1 से डिवाइड करेंगे। 1 कूलम डालेंगे ऊपर वाली वैल्यू को और 1 सेकंड डालेंगे नीचे वाली वैल्यू को। तो इसको डिफाइन करें थ्योरेटिकली तो ये लिखा जाएगा, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज travels in a circuit in 1 second, the current passing or running
through the circuit is 1 एम्पियर। खत्म। ये हो गया इसका 1 एम्पियर डेफिनेशन। अब जो नेक्स्ट मेन टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस, और अगर प्रिसाइजली बोले तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? अब देखा जाए तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर एक पर्सन नॉर्मली चलता है रास्ते पे तो उस पे फ्रिक्शन लगता है, अब ये फ्रिक्शन इज नथिंग एल्स, दिस फ्रिक्शन इज नथिंग एल्स बट अ रेजिस्टिव फोर्स ना। दिस इज रेजिस्टिव है भैया। कैसे रेजिस्टिव है? बिकॉज इट इज स्टॉपिंग अस और इट इज ट्राइंग टू स्टॉप अस फ्रॉम मूविंग इन फ्रंट ऑफ द डायरेक्शन। तो इसी तरीके से अगर ये एक सर्किट है भैया, तो उसमें करंट कंप्लीटली फ्रीली मूव नहीं कर सकता है। करंट कभी भी फ्रीली मूव नहीं कर सकता है, उसको रोका जाएगा बिकॉज नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज आइडियल। अगर ये एक वायर है तो उसमें एक रेजिस्टेंस तो रहना ही है, उधर करंट को रोकने का एक रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया? तो वो आया ओहम्स लॉ से आया। ओहम्स लॉ क्या कहता है? इट इज़ नथिंग बट, इसका सिंपल फार्मूला V इज इक्वल्स टू IR। बट अगर हम ढंग से देखें ना तो जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था दैट वाज R इज इक्वल्स टू dV बाई DI, या फिर चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई चेंज इन करंट। अब हम उसका आपको सिंपल एक आइडिया देते हैं। अगर ये एक ग्राफ है जहाँ पे हम V और I का ग्राफ बना रहे हैं, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस इज करंट। अब अगर वैल्यू भैया ऐसे बढ़ रहा है, मान के चले और यहाँ पे एक वैल्यू लिया हमने, यहाँ पे एक वैल्यू ले लिया हमने, दूसरा वैल्यू हमें सर्टेन यहाँ पे दिया हुआ है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमको I का वैल्यू चाहिए। ये I1 है, ये I2 है, ये V1 है, ये V2 है। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं V2 माइनस V1 बाई I2 माइनस I1। ये निकल गया हमारा वैल्यू। और इसी अगर वैसे ना दिया हो तो इसका स्लोप दिया हो तो स्लोप, या फिर tan थीटा, अगर इस इधर से एक एंगल बना के इसको थीटा देख लिया जाए तो ये हमें tan थीटा दे देगा। तो इससे भी रेजिस्टेंस निकल जाता है। ये सारे फॉर्मूलाज है रेजिस्टेंस निकालने के ओम्स लॉ से। अच्छा, दूसरी बात, रेजिस्टेंस एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन डिफरेंट वेरिएबल्स, ये काफ़ी अलग अलग टर्म्स पर डिपेंड भी करता है। तो अगर उसका रिलेशन देखें अपन तो रेजिस्टेंस, अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है ऑफ वेयर वाटर इज ट्रैवलिंग, ठीक है, ये इसमें ऐसा स्ट्रक्चर है, इसमें गंदा जमा हुआ है, ठीक है, ये इसमें गंदा जमा हुआ है, और दूसरा एक ऐसा रॉड है और मतलब पाइप है, ठीक है। अगर आप इसका ए एरिया बोल रहे हो तो इसका भी ए एरिया मान लो, सपोज इसमें भी उसी तरीके से रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है। इसका लेंथ है भैया 5 मीटर और इसका है 4 मीटर। अब मुझे बात बताओ, पानी अगर इसमें से हमने पानी ट्रैवल कराने की कोशिश की, हम इसमें से पानी ट्रैवल कराने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे, तो पानी को कहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है कि इस केस में ज़्यादा वाटर में रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज ये जो रेजिस्टिव पाथ था यहाँ पे इज़ मच मोर देन ओवर हियर, बिकॉज वहाँ पे 5 मीटर पानी 5 मीटर तक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, और एज कम्पेयर टू ओवर हियर 5 मीटर की जगह यहाँ पे 4 मीटर फेस करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली भैया रेजिस्टेंस वाज डिपेंडिंग अपॉन लेंथ। चलो दूसरी बात यहाँ पे और आ जाए। अब तो मान लो अगर एक ये हमारा पाइप है, ठीक है, अगर ये हमारा एक पाइप है, ठीक है,
अच्छा, अगर ये 5 मीटर है, दूसरा एक सेकेंड, दूसरा एक पाइप ऐसा है, और ये भी 5 मीटर है। ये एरिया, इसका एरिया ए है और इसका एरिया A/2 है। ऑब्वियस सी बात है, कहाँ ज़्यादा पानी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, आप लोग को डायरेक्ट दिख रहा होगा इसमें, सेकंड वाले केस में। तो भैया इसका रेजिस्टेंस जो है भैया, इसका रेजिस्टेंस इज मच लेस देन इसका रेजिस्टेंस। तो भैया रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है एरिया पे, इस तरीके से कि एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट रहा है, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अच्छा, तो यहाँ से हमें पता चला है एरिया इज डायरेक्टली, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो यहाँ से एक कंपाइल्ड वे में लिखा जाए तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन लेंथ एंड इनवर्सली डिपेंडेंट अपॉन एरिया। अब जब भी अगर कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी हटाते तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो वो कांस्टेंट को लिखा गया था रो। व्हाट इज रो? रो इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और इसका नाम होता है रेजिस्टिविटी। इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी क्या है भैया? मटेरियल का कांस्टेंट है, ठीक है, मटेरियल स्पेसिफिक है ये, हर एक मटेरियल का अपना अपना वैल्यू होगा। अब इस रेजिस्टिविटी के बेसिस पे हमें कुछ कुछ आइडिया मिलता है। गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर या फिर इंसुलेटर और पता चलता है सेमीकंडक्टर्स के बारे में भी। सेमीकंडक्टर्स के बारे में ऑब्वियसली गुड कंडक्टर का रेजिस्टिविटी क्या होगा भैया? लो होगा, लोएस्ट होगा। इनफैक्ट रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा किसका होगा भैया? बैड कंडक्टर्स का, बिकॉज दे वोंट लेट इलेक्ट्रिसिटी पास एट ऑल, तो दिस विल बी हाईएस्ट। और ये जो है मॉडरेट। तो ये सारा वैल्यूज हो जाता है इन सब का। अगर देखा जाए भैया, नेक्स्ट टर्म जो है भैया टेम्परेचर। हमें पता चलेगा टेम्परेचर के बारे में। तो रेजिस्टेंस दो तरीका का चीज़ यहाँ पे पता चलता है हमें, यहाँ पे कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ज़रा देखा जाए, कंडक्टर्स में नॉर्मली कंडक्ट होता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स बहुत आराम से फ्लो करते हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रैंडम मोशन बढ़ेगा भैया, कोलिजन्स बढ़ेंगे। अब कोलिजन्स जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उससे क्या होगा भैया? करंट कम फ्लो कर पाएगा, क्योंकि एक सीक्वेंशियल वे में तो फ्लो नहीं कर पाएगा ना। अगर करंट को ऐसे फ्लो करना था, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने थे, तो भैया ऐसे तो फ्लो होगा नहीं। अब रैंडम मोशंस बढ़ेंगे, रैंडमनेस बढ़ेगा। अब रैंडमनेस बढ़ेगा तो भैया इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट कम फ्लो करेगा। करंट कम फ्लो करने की वजह से क्या हुआ भैया? रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो इसको अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए, रेजिस्टेंस वर्सेस टाइम फॉर कंडक्टर्स, तो टेम्परेचर पे बढ़ा और रेजिस्टेंस बढ़ा, तो ये कुछ ऐसे बढ़ता है, ठीक है। और जहाँ तक रहा बात सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत लो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर लेस, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर लेस। दस टेम्परेचर इंक्रीज करने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेगा तो करंट बढ़ेगा।
करंट बढ़ता है, तो इसका रेजिस्टेंस भैया ऑब्वियसली घट रहा है, करंट बढ़ रहा तो रेजिस्टेंस घटेगा भैया। तो रेजिस्टेंस और टाइम का ग्राफ प्लॉट करें ना तो ऐसे बनता है इसका। तो हमारा रेजिस्टेंस का ये भी टॉपिक क्लियर हो गया भैया। अब आ जाते हैं अपन, अच्छा अब हम लोग करंट की फ्लो के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। बेसिक टर्म्स क्लियर हो गया अगर, तो अब हम लोग करंट के फ्लो, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के बारे में अच्छे से थोड़ा आइडिया ले लेते हैं, क्योंकि अब हमें क्वेश्चंस भी आने वाले हैं रेजिस्टेंस की, कुछ अभी सीरीज आने वाला है करंट फ्लो के बारे में आएगा। तो अपन पढ़ते हैं, अगर बैटरी है ना, इस तरीके से इस चीज़ को बोलते हैं अपन सेल या फिर बैटरी बोलते हैं, ठीक है, बैटरी बोलते हैं इसको, सेल या बैटरी बोलते हैं। और जिस तरफ बड़ा टर्मिनल होगा उस तरफ को पॉजिटिव और छोटे टर्मिनल को नेगेटिव। तो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा, करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। और ये रेजिस्टेंस है भैया, रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं। दूसरी बात जहाँ तक रही, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव ही होना है। कैसे याद रखेंगे भैया? अरे सीधी सीधी बात, अगर ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, और ये भी नेगेटिव, ये रिपेल करेगा और पॉजिटिव चीज़ क्या करेगा भैया? उसको पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव से रिपेल होकर पॉजिटिव तरफ जाएगा। और करंट क्या है भैया? करंट कहाँ है? पॉजिटिव टू नेगेटिव ही जाने वाला है ना। तो लॉजिक यहाँ से क्लियर हो गया, क्या पता अब तो आराम से हो सकता है ये सब चीज़ तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो चले अब अगर चले तो रेजिस्टेंस का अलग अलग पैटर्न होता है, किस तरह से कनेक्टेड रहता है। एक होता है सीरीज में, और एक होता है पैरेलल में, ठीक है। अच्छा, सीरीज में अगर देखा जाए तो सीरीज में क्या होता है, एक ही सर्किट के पाथ में एक ही पाथ में एक एंड टू एंड रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है, रेजिस्टेंस को एंड टू एंड कनेक्ट किया गया है। चिल्ला चिल्ली क्यों हो रहा है इतना? सीरीज का एक लॉजिक है कि करंट इन ऑल रेजिस्टेंसेस रिमेन सेम, हर एक रेजिस्टेंस में करंट जाएगा सेम। दूसरी बात यहाँ पे जो है, यहाँ पे वोल्टेज इन ऑल रेजिस्टेंसेस आर सेम, पोटेंशियल सेम है। यहाँ पे करंट डिवाइड करता है और यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड्स, दोनों चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब अगर देखा जाए यहाँ पे करंट सब में सेम है, पोटेंशियल डिवाइड करना है, तो मान के चलते हैं रेजिस्टेंस 1 को V1 मिला है, इसको V2 मिला है, इसको V3 मिला है, ये तीनों वैल्यूज़ है। यहाँ पे करंट अगर, और यहाँ पे टोटल करंट I फ्लो कर रहा है, तुम ही लोग पे चिल्ला है। यहाँ पे करंट अगर I ट्रेवल कर रहा है तो V से सब में जाएगा, सब में तो V जाना है, सब में तो V ही जाना है। पहले वाले में मान के चले I1, दूसरे वाले में I2, तीसरे वाले में I3, यहाँ पे V1 V2 V3। तो देखिए अगर फर्स्ट केस में है सीरीज वाला केस है, सीरीज वाले केस में कुछ ऐसा था, सीरीज वाले में आया था, तो R1 है, R2 है, R3 है,
यहाँ पे V1 है, V2 है, V3 है, टोटल करंट I है। अगर इक्विवेलेंट, देखिए सीधा एक लॉजिक बताए ना, तो R इक्विवेलेंट का लॉजिक होता है। यहाँ पे इक्विवेलेंट क्या होता है, करंट जो होती है ना, करंट को अलग अलग रेजिस्टेंस नहीं दिखता उसको एक ही रेजिस्टेंस समझ में आता है, रेजिस्टेंस दिखता है जिसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं, इसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब अगर चले आगे तो एक ही रेजिस्टेंस दिखना है इसे, तो जिसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जहाँ तक हमें लॉजिक याद था, मैंने कहा था कि पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है भैया, डिवाइड कर रहा है, और करंट भैया सेम रह रहा है सब में। ठीक है, तो भैया वी नेट रहा होगा एक, जो यहाँ से वी आ रहा था इस बैटरी में, इस बैटरी से जो वी आ रहा था भैया, वो एक वी नेट रहा होगा। तो वी नेट क्या रहा होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर V1 प्लस V2 प्लस V3 है, तो अगर ओहम्स लॉ लगाए तो I जो करंट टोटल रहा होगा, और R नेट जो रहा होगा, यहाँ पे लिखाएगा V1 के जगह पे I, क्योंकि भैया सब में I रहना है, R1, इसमें I R2 प्लस I R3, बिकॉज सब में करंट तो सेम ही जा रहा है, लॉजिक तो वही था हमारा। अब अगर यहाँ से देखें तो I R नेट, यहाँ सब में I कॉमन, R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ से I कट गया, यहाँ से I कट गया, तो यहाँ से R नेट या फिर R इक्विवेलेंट, जो भी कहना चाहें हम, वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 सिंपली। तो सिंपली सारे रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे सीरीज के लिए R इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला हो जाता है, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 R ऑफ n, where n is the number of रेजिस्टेंसेस। अब एक एग्जांपल देखें ना, सपोज मान लीजिए 2 3 4 2 ओम का सारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, सारा 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, आर नेट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी 8 ओम आया, विच इज ऑल्सो 2 मल्टीप्लाइड 4, या फिर 4 मल्टीप्लाइड 2, कुछ भी कह सकते हैं। तो आर नेट इज इक्वल्स टू n इंटू आर, if all resistances are same, if all resistances are same in series। ये हो गया लॉजिक क्लियर। लास्ट जहाँ तक लॉजिक रहा बात, तो यहाँ पे लॉजिक है, अगर हाँ, जो यहाँ पे एक लॉजिक बचा वो है कि सीरीज में द नेट resistance is always greater than the greatest resistor। अगर मान ले यहाँ पे 2 है, 6 है, 15 ओम है, ऐसे कनेक्टेड है, 2 ओम, 6 ओम, 15 ओम कनेक्टेड है। तो टोटल कितना होता है यहाँ पे 23 ओम, विच इज़ ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, 15 से भी ज़्यादा बड़ा है। तो यही लॉजिक था। चले दूसरी बात पे चले, तो पैरेलल। R1 R2 R3 V, सब में जा रहा V, क्योंकि लॉजिक पहले बता दिया हमने।
और I जा रहा है टोटल करंट, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें बढ़ रहा है, I1 I2 I3 टोटल बन गया। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है भैया, अगर करंट I आया था तो जाएगा भी तो I ही ना भैया, लूप में से कितना भी कुछ हो जाए, करंट अगर एंटर I कर रहा है तो एग्जिट भी I करेगा। तो चले आगे, तो I नेट ओवर हियर विल बी I1 प्लस I2 प्लस I3, यही लॉजिक है। तो I के लिए क्या लिख सकते, V इज इक्वल्स टू आई आर था अगर, तो I इज इक्वल्स टू V बाई आर है क्या लॉजिक, सीधी सीधी बात। तो यहाँ पे लिखा जाएगा, अगर टोटल V था हमारा तो V बाई आर नेट लिखाएगा इज इक्वल्स टू I1 के लिए क्या लिखाएगा भैया, V बाई R1, दूसरे के लिए V बाई R2, तीसरे के लिए V बाई R3, खत्म। यहाँ से सब में V कट जाएगा क्योंकि V सारा लॉजिक के हिसाब से सब कुछ में सेम है। तो 1 बाई आर नेट का वैल्यू आ गया भैया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ये लॉजिक है। तो यहाँ से आ जाता है भैया पैरेलल के लिए जो फॉर्मूला आता है दैट इज 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 dot 1 by R n, where n is the number of resistances applied in parallel। अच्छा, यहाँ से एक एग्जांपल ले लिया जाए अगर सपोज, तो करते हैं एग्जांपल, कोई दिक्कत नहीं है। V है 2 ओम है 2 ओम है, तो यहाँ से 1 बाई आर इक्विवेलेंट निकाले तो कितना होगा 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, यहाँ से 2 ले लेंगे अपन कॉमन तो 1 प्लस 1 विच इज़ 2 बाई 2, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज़ 2 बाई 2 विच इज़ 1। तो अगर इसको रेसिप्रोकल करें तो भी मिलता है हमें 1। तो यहाँ पे क्या हमें 2 बाई 2 वाला वैल्यू मिला क्या, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इफ़ n number of equal resistances are connected in parallel, then R equivalent is equals to R by n, खत्म, अगर इक्वल हो तो। चलिए, और यहाँ पे और एक लॉजिक ये होता है कि the equivalent resistance is less than the least resistor। कैसे, तो अगर देखा जाए यहाँ पे ही देख ले, इसी एग्जांपल में देखें 2 ओम था 2 ओम था, हमारा नेट रेजिस्टेंस जो आया था वो 1 ओम था विच इज स्मॉलर देन ऑल द वैल्यूज ओवर हियर। तो जितना छोटा से छोटा वैल्यू अगर रहे ना तो और भी छोटा वैल्यू बन जाएगा। मान के चले अगर 100 ओम का रेजिस्टर एक रखा था हमने और एक रखा था हमने 2 ओम का रेजिस्टर, तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ना वो 2 ओम से भी नीचे आएगा। तो आप सोच के देखो कि एक हाई रेजिस्टेंस को, बहुत हाई रेजिस्टर है, आपको अगर उसको एकदम वैल्यूलेस बना देना है तो आप एक छोटा सा रेजिस्टर उसमें पैरेलल में कनेक्ट कर दो। पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा विच विल मेक योर करंट गो अगेन गुड वेल। तो इसी तरीके से कुछ ये चलता है। तो अगर हम देखें तो अब 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ लिया जाए। पहला होता है एमीटर। एमीटर इज नथिंग बट, एमीटर का काम होता है करंट मेजर करने का, मेजर करते हैं। अब एमीटर बनाते कैसे, एमीटर बनता कुछ ऐसे, एमीटर का लॉजिक होता है करंट मेजर करना है तो उसमें क्या होना चाहिए, हाई अमाउंट्स या फिर हाई अमाउंट या फिर ऑल करंट शुड फ्लो। तो भैया अगर ऑल करंट शुड फ्लो ना तो क्या होना चाहिए भैया, इसका रेजिस्टेंस बहुत लो होना चाहिए, सीधी सीधी बात, रेजिस्टेंस वेरी लो होना चाहिए। अच्छा, दूसरा बात जहाँ तक रहा वो होता है वोल्ट मीटर क्या भैया, वोल्टेज मेजर करता है, वोल्टेज मेजर्ड। अगर वोल्टेज मेजर करता है भैया तो उसमें क्या होना चाहिए, लो अमाउंट ऑफ करंट, मतलब करंट एकदम लो पास करे तो पूरा वोल्टेज जैसा बनेगा, बैटरी टाइप का फील होने लगेगा उसको।
तो लो अमाउंट ऑफ करंट, यानी भैया करंट लो ट्रैवल करना है तो क्या रेजिस्टेंस वेरी हाई होना चाहिए, रेजिस्टेंस वेरी हाई होना चाहिए। अब आप सोचोगे कि ये बनता कैसे, तो ये बनता है गैल्वेनोमीटर की वजह से। गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके कनेक्शन से बनता है। अगर गैल्वेनोमीटर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्टमीटर को ऐसे अगर कोई सर्किट में है तो वी से ऐसे, एमीटर को ए से ऐसे कनेक्ट किया जाता है, और गैल्वेनोमीटर को भी जी को ऐसे रख के ऐसे कनेक्ट करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर में आप पैरेलल में क्या करोगे, वेरी लो रेजिस्टेंस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस वेरी लो, करंट वेरी हाई हो जाएगा। इसकी वजह से विल मेक एमीटर। भैया सोच के देखो आप, अगर आपको नहीं समझ में ना तो एक बार पीछे जाके वापस से सुनना कि किस तरीके से बनता है, और जो मैंने जस्ट पहले लाइन कहा उसे भी सुनना आप, तो आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात है, अगर आप गैल्वेनोमीटर के संग हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस आप सीरीज में कनेक्ट कर दो तो एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे भी हमारे पास बन जाएगा, विच विल मेक अस वोल्ट मीटर। भैया क्योंकि करंट बहुत कम पास करने देगा, रेजिस्टेंस वेरी हाई, करंट वेरी लो, विच विल मेक मी अ वोल्ट मीटर। भैया काम खत्म, हमारा लॉजिक खत्म हो गया यहीं पे। बस यही है भैया एमीटर और वोल्ट मीटर का कवरेज और तरीका बनाने का। अब अपन चलते हैं पावर एंड हीटिंग इफेक्ट। पावर एंड हीटिंग इफेक्ट। पावर का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, P इज इक्वल्स टू वी आई। अब अगर हम देखें अलग अलग फार्मूला, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, हमें पता है, तो P इज इक्वल्स टू वी के जगह पे आई आर पुट करेंगे और I से मल्टीप्लाई मार देंगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। ठीक है भैया, और V इज इक्वल्स टू आई आर होता है तो V का स्क्वायर क्या होगा भैया, आई स्क्वायर आर स्क्वायर। अगर हम भैया इसको R से डिवाइड कर दे और इसको भी R से डिवाइड कर दे तो हमें मिल जाता है भैया आई स्क्वायर आर, विच इज़ नथिंग बट पावर अगेन। तो भैया यहाँ से उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो आया था दैट वाज वी स्क्वायर बाई आर, तो पावर का तीसरा फॉर्मूला भी आ गया भैया वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो पावर के तीन फॉर्मूले मिले हमें, दैट इज वी आई अगेन आई स्क्वायर आर एंड वी स्क्वायर बाई आर। ये तीन फॉर्मूला हमें मिला। अब हमें एक चीज़ याद रखना है, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। तो कभी भी भैया एनर्जी निकालना पड़ेगा तो पावर इनटू टाइम। और यहाँ पे दो लॉजिक याद रखें आप, पावर का यूनिट होता है भैया वॉट। अब टाइम दो तरीके से दिया रहेगा आपको, सेकंड्स में दिएगा तो एक यूनिट बनेगा, और अगर आवर में दिया रहेगा तो एक यूनिट बनेगा। हमें यहाँ पे हमारे सिलेबस में दो यूज़ किया गया, वॉट सेकंड और वॉट आवर। ठीक है, वॉट सेकंड जब भी यूज़ होता है तो उसको हम हमेशा जूल में कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं, और इसको रहता है तो वॉट आवर या फिर किलो वॉट आवर, यहाँ से किलो वॉट आवर बनता है हमारा, ये बनता है। ये दो यूनिट पढ़ते हैं तो हम दो यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं। और अगर आपका डाउट है कि भैया मिनट्स में दिया है तो आप मिनट्स को दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट कर लो, आपको जैसा क्वेश्चन आपका डिमांड करता है आप इधर उसको सेकंड्स में निकाल लो या फिर उसको आप आवर में निकाल लो, आपकी मर्जी और आपके क्वेश्चन की मर्जी, जैसा भी आ रहा है। चलो, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। कैसे पता चला कि एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम? आप सोच के देखो ना, आप में कितनी एनर्जी है, आप कैसे बताओगे कि आप कितना पावर लगा सकते हो, कितने देर तक लगा सकते हो? आप एक बोतल को घसका सकते हो, एक बॉटल को पकड़ के आप आधा किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हो, तो आपने उस बोतल पे कुछ पावर लगाया होगा उठा के रखने के लिए, और कितनी देर तक लगाया, दैट इज़ योर एनर्जी लेवल ना, बस यही है। तो चलो एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया जाए। यहाँ पे जो एनर्जी बनता है, जिस एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज़ नथिंग बट हीट एनर्जी। अब आप सोचोगे कि हीट एनर्जी बन कैसे रही है भैया? अरे आप सोच के देखो ना, आप अपने पाम्स को रब करोगे तो क्या बनता है? हाथ फ्रिक्शन से हीट क्रिएट होता है। अगर फ्रिक्शन से हीट क्रिएट होता है भैया तो यहाँ पे भी तो वही होगा, इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना चाह रहे हैं, उनको रेजिस्टेंस देके रोका जा रहा है, बट स्टिल इलेक्ट्रॉन्स विल वांट टू फ्लो, तो उससे रबिंग इफेक्ट क्रिएट होगा विच विल क्रिएट व्हाट, हीट एनर्जी। सीधा सीधा पता है तो हीट एनर्जी क्रिएट होगा। तो वहाँ से फॉर्मूला आ गया H इज इक्वल्स टू P इंटू टी। अब आप P का जितना भी फॉर्मूला है सारा लगा दो। P का तीन फॉर्मूला था भैया, रिविजन मेरे संग करेंगे, वी आई स्क्वायर
टी, एक सेकेंड, आई स्क्वायर आर, सॉरी वेरी सिली मिस्टेक, आई स्क्वायर आर एंड वी स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ पे अरे एक्चुअली ये क्या हुआ था ना, ये टी हमने यहाँ से लगाने का कोशिश कर दिया, इसलिए गलती फील हो रहा था मुझे। तो चलिए 3 फार्मूला लगाया जाए। पहला फार्मूला वी आई टी, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा भैया, आई स्क्वायर आर इंटू टी, अगेन लास्ट वी स्क्वायर आर, ऊपर से मल्टीप्लाई किया गया टी। तो एच का भी 3 फार्मूला आ गया भैया। यहाँ पे देखें तो एच का तीनों फार्मूला लिखा जाए एक बार। पहला तो वी आई टी, दूसरा बात आई स्क्वायर आर टी, उसके बाद विच इज़ वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ख़त्म। ये तीनों फार्मूला आ गया भैया, तीनों याद रखिए। अरे कुछ नहीं, पावर के सारे फार्मूलेज में टी से मल्टीप्लाई मार देना, हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक, अब ये हो गया। अब हमारा एक यूनिट होता है, कमर्शियल मेथड होता है, कमर्शियल वाला मेथड होता है। कमर्शियल में हम हमेशा किलो वॉट आवर यूज़ करते हैं। ये किलो वॉट क्या आवर है भैया। आप अगर वॉट आवर के लिए पढ़ेंगे तो डायरेक्टली क्या भैया, 1 वॉट आप 1 आवर तक यूज़ करोगे, है ना। अगर 1 किलो वॉट आवर बोला जाए तो सीधी सीधी बात में आप चलोगे तो क्या होता है, 1000 वॉट आप यूज़ कर रहे हो, कोई 1000 वॉट का मशीन यूज़ कर रहे हो 1 आवर के लिए, ठीक है। तो दिस इज़ नथिंग बट यही जो 1 किलो वॉट आवर होता है ना, दिस इज़ 1 यूनिट बिजली हमारी। ये जो 1 यूनिट बिजली के लिए 8, 9, 10, 11, 12 जो भी होगा आपके स्टेट में, आपके ही जगह पे, ये जो आप पे करते हो बिजली, दैट इज़ 1 यूनिट बिजली 1 किलो वॉट आवर होता है। 1000 वॉट का एक मशीन 1 घंटे के लिए आप चलाओगे तो आपको 1 यूनिट बिजली लगती है, मोटा वैल्यू अगर समझ सीधे में। तो अब इसका इंटर कन्वर्जन होता है इसमें इंटर कन्वर्जन होता है। व्हाट इज इंटर कन्वर्जन ओवर हियर भैया, देखो 1 वॉट आवर को अगर आप सोच के देखो तो क्या है भैया, 1 वॉट इंटू 1 आवर, 1 आवर, ठीक है। 1 आवर में कितने सेकंड्स भैया, 60 मिनट्स, विच इज़ 60 मिनट्स, और सेकंड्स में करो तो 60 मिनट्स इंटू 60 सेकंड्स विच इज़ 3600। तो 1 वॉट आवर को आप लिखो तो 1 वॉट इंटू 3600 सेकंड्स। अब हमें पता है वॉट सेकंड्स भैया बन जाता हमारा जूल है, ये हमारा बन जाता है जूल है। तो दिस इज 3600 जूल्स भैया। तो 1 वॉट आवर इज 3600 जूल, है ना। दूसरी बात रही, इसी को 3.6 इंटू 10⁻³ जूल भी लिखा होगा आपके बुक्स में सेलिना वाले, ठीक है। अगर वही 1 किलो वॉट आवर की बात करें तो क्या है भैया, किलो वॉट आवर की बात करें तो आपके बुक में देखे होगे आप, तो ऐसे भी लिखा हो सकता है किलो वॉट आवर, ऐसे लिख के छोड़ देता है। मुझे आदत नहीं है, मुझे हमेशा से आवर लिखने को ऐसा लिखा है मैंने, तो उसी तरीके से 1 किलो वॉट का मतलब क्या, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो भैया आप, 3.6 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस विल बिकम व्हाट, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, खत्म। 1 किलो वॉट आवर, खत्म। हमारा सारा क्वेश्चंस लॉजिक, सारा पॉइंट्स क्लियर हो चुका है। यहाँ पे हमारा चैप्टर का बेसिक्स सब चीज़ एंड हो गया। चले आप कुछ क्वेश्चंस देख के इसको ख़त्म ही कर दिया जाए पूरा, कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस लिए जाएं और चैप्टर को एंड किया जाए, क्योंकि ये 1 शॉट रिविजन है। तो आई ट्राई टू कंप्लीट एज फास्ट एज पॉसिबल ओवर हियर। आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, पहले ट्राई करते हैं उनको सॉल्व करने की। गिव मी अ सेकेंड। अच्छा, या फिर एक काम करते हैं ना, क्वेश्चंस इन नेक्स्ट वीडियो, दिस विल बी मच बेटर, क्योंकि इधर आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे और अगले वीडियो से आप अपना डाउट्स क्लियर कर लोगे, क्वेश्चन समझ लोगे। तो क्वेश्चंस विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आई विल एंड दिस वीडियो ओवर हियर। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू इट, इफ़ यू लाइक इट यू कैन लाइक इट, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो देखना चाहेंगे इस वीडियो को ऑब्वियसली। थैंक यू अगेन, बाय बाय।